नमस्कार, हमारी पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और लगातार हम बात कर रहे हैं मिशन विधानसभा की कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। एक एक कदम आगे बढ़ा जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से ताकि विधानसभा की इस जंग को फतह किया जा सके। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दलों की तैयारी एक तरफ, अंदर की गुटबाजी एक तरफ, खेमेबाजी एक तरफ, पार्टी का बिखराव एक तरफ, इन तमाम चीज़ों को दरकिनार कर राजनीतिक दलों की तैयारियों को किस तरीके से आंका जा सकता है। एक बयान कांग्रेस की तरफ से सामने आता है सुष्मिता देव का, जिस बयान को आप जब हम आपको सुनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाएंगे कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, खेमेबाजी को उन्होंने बखूबी बयां किया। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पहले कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को खुले मन से स्वीकार नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने खुले मन से स्वीकार किया। इस बयान को सुनिए। कोई भी मीटिंग करे, सब परिवर्तन चाहते हैं। वर्ड इज परिवर्तन। सो द क्वेश्चन इज, पार्टी में परिवर्तन होगा कि नहीं। एज अ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन मैं तो नहीं कह सकती, पर ये हाईकमांड तय करेगी। पर मेरा मानना है हरियाणा जैसे प्रदेश की जो ताकत है, आप मुझे कमजोरी बता रहे हैं कि फैक्शंस है, मैं मानती हूँ कि इतने ताबड़तोड़ नेता हैं हरियाणा में, अगर वो सब एक हो जाए तो हरियाणा में किसी को, मतलब कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकती। पर आप स्पेसिफिकली जितने भी लीडर्स हैं हरियाणा में, वो एक दूसरे को माने या ना माने, सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को मानते हैं। तो मेरा मानना है कि हरियाणा में जो रैली हुई थी, बहुत सारी बातें आई, आई फील दैट सोनिया गांधी जी विल मैनेज टू यूनाइट देम। जी, आपने सुना, कह रहे हैं कि सब अगर एक हो जाए, ताबड़तोड़ और बड़े जबरदस्त नेता हैं, लेकिन सब अगर एक हो जाएं तो कांग्रेस को हरा पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। एक दूसरे को माने या ना माने, सोनिया गांधी को सब मानते हैं। इन बातों का सार यही निकलता है, बेशक वो पॉजिटिव पहलू दिखाने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन इसका सार यही निकलता है कि कांग्रेस में सब एक नहीं है और अगर एक हो जाए तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो सकती, कांग्रेस के दिन शायद अच्छे आ सकते हैं। सोनिया गांधी इन तब को मिलाने में कामयाबी एक हासिल कर लेंगे। चलिए अपनी चर्चा की अब शुरुआत करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन खास मेहमानों को मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाहर यादव जी जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से जेडी सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडी सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और संदीप गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जेडी सिंह साहब, चूंकि मसला आज कांग्रेस की तरफ से शुरू कर रहे हैं तो पहला सवाल आपसे, सुष्मिता देव जी का ये बयान सुना आपने कि सब अगर एक हो जाएं तो कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो जाएगी। एक दूसरे की माने ना माने, सोनिया गांधी की जरूर मानते हैं। इसका मतलब ये है कि अब खुले मंच से कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। देखिए साकिब जी, सुष्मिता जी ने जो बात कही है, वो बात अगर आप इस तरह देखने की बजाय अगर दूसरी तरह से ये देखें कि जो नेता, जैसे कांग्रेस के अंदर जो हमारे, वो ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस सर, आपको कंफर्ट जोन जिसमें लगे, वो उनका मानना ये हम है कि उस अगर नजर से क्यों देखें सर, जिसमें आपके लिए वो आसान हो जाए जवाब देना। हमने तो टफ जोन में देखेंगे जहां आपके लिए मुश्किल हो जवाब देना। हाँ, वो आपकी बात सही है, आपने उसको टफ जोन में देखना है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग कांग्रेस में होते हुए भी अगर वो लोग कांग्रेस की कहीं खिलाफत करते हैं तो वो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो लोग अपने लेवल पे, अपने जो हमारी कांग्रेस की आला कमान है उनसे वो कोई बात करें, वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई खुले मंच पे खड़ा होकर के कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करता है और वो अपने आप को कांग्रेस का नेता कहता है और अपने स्वार्थ के लिए वो जो है जनता में कांग्रेस को किसी प्रकार का बदनाम करने की कोशिश करता है, तो मैं मानता हूं कि ये गलत है। और इसके इस तरह का जो है लोगों उनको मानना चाहिए कि देखिए, आज की तारीख में डॉक्टर अशोक तंवर जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कल भी थे और आने वाले कल भी रहेंगे। तो उन्हें एक्सेप्ट करना और उनको कांग्रेस का अध्यक्ष मानना तमाम कांग्रेस मान रही है। लेकिन कुछ इक्का दुक्का नेता हैं जो अपनी जो है वो
अपनी रोटियां राजनीतिक सेकने के मंशा से जो है वो अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखने के लिए वो इस तरह के कोई बयान देते हैं। अदरवाइज तो कांग्रेस डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में आज की तारीख में, वो तो आप कह रहे हैं ना कि डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में, बाकी लोग कहाँ कह रहे हैं कि डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में? बाकी लोगों ने तो कमेटी का गठन कर दिया। अब वो अपनी कमेटी में अब किस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भी मैं जवाब लूंगा आपसे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जवाहर यादव जी जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, कांग्रेस के मौजूदा हालातों, मौजूदा दिनों को देखकर अभी कभी आपको कुछ इतिहास के कुछ पल्ले याद आते हैं क्या? कभी कांग्रेस की ऐसी दुर्गति, अगर मैं शब्द का इस्तेमाल करूं, तो कभी ऐसी नजर आ रही थी क्या? देखिए, ऐसी मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं रही। चाहे जब 67 में कांग्रेस में विभाजन हुआ उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं रही। उसके बाद पीवी नरसिंहा राव और सीताराम केसरी, जिनको सोनिया गांधी जी उनकी आंख नहीं पसंद करती थी, तब भी ऐसी स्थिति नहीं रही जो कांग्रेस की गर्द आज हो रखी है। और इसका श्रेय मैं अगर किसी को दूंगा तो मैं कहूंगा जो राजीव गांधी का परिवार है, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी आते हैं, उसके सबसे बड़े कारक वो है। क्योंकि जब कांग्रेस का कठिन से कठिन दौर था, जब इन्होंने देश पे इमरजेंसी थोपी थी, तब भी उनकी इतनी बुरी स्थिति नहीं थी। जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी से बड़े कद के नेता थे, उस समय भी कांग्रेस की ये स्थिति नहीं थी। जो सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने मेहनत करके महात्मा गांधी के सपने को पूरा किया कि कांग्रेस को अब समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि भारत में आजादी मिल ली, तो जिस तरह से महात्मा गांधी का सपना पूरा करने में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मेहनत की और राहुल गांधी जी ने मेहनत की, मुझे लगता है इससे ज्यादा मेहनत कांग्रेस को समाप्त करने में किसी ने नहीं की। अभी सुष्मिता देव को मैं सुना था, सुष्मिता देव मेरी साथी रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति हमने साथ की है। वो ये कह रही है कि कांग्रेस में इतने मजबूत नेता अगर वो एक हो जाए तो जी, परंतु श्रीमती सोनिया गांधी सबकी सर्वमान्य नेता है। अगर श्रीमती सोनिया गांधी सबके सर्वमान्य नेता है, सब उसको ये मानते हैं, तो इसका मतलब नेताओं को एक अगर कोई नहीं होने दे रही तो वो श्रीमती सोनिया गांधी नहीं होने दे रही, क्योंकि सुष्मिता देव जी कहते हैं कि उनकी सब मानते हैं और वो सर्वमान्य नेता है। इसका मतलब अगर वो ये कहती कि अगर वो सर्वमान्य नेता है, वो कहती सभी कांग्रेसियों एक हो जाओ, तो फिर उनको हो जाते हैं। इसका मतलब मुझे तो सोनिया गांधी की नियत पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि वो नहीं चाहती कि कांग्रेस एक हो। तो कुल मिलाके आज जो कांग्रेस का संकट है वो उसके भीतर का संकट है। उनको बाहर का आज की डेट में संकट नहीं है, सबसे बड़ा संकट तो उनके भीतर का संकट है। ठीक है। तो भीतर के संकट से जूझेगी तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी, और उस मुकाबले में क्या स्थिति होगी आने वाला समय बताएगा, वर्तमान में बता भी रखा। ठीक है, मैं लौटूंगा जवाहर जी आपके पास। दीप कमल सहारण साहब के पास चलते हैं। दीप कमल जी, एक जो पहला ये सेगमेंट हम लोग रख रहे हैं जिस पर हम लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सुष्मिता देव के उस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जिसमें वो कि ये कह रही हैं कि सबको अगर मिल जाए तो कांग्रेस में बड़े दिग्गज नेता हैं, दिन अच्छे आ सकते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि एक दूसरे की वो लोग माने या ना माने, सोनिया गांधी की जरूर मानते हैं। तो कांग्रेस की इस स्थिति को एज अ प्रवक्ता ऑफ जेजेपी आप कैसे देख रहे हैं दीप कमल जी? देखिए साकेत, जो ये सुष्मिता जी का बयान है ये तो ठीक है, क्योंकि वो हरियाणा में जो अलग अलग ग्रुप हैं कांग्रेस के जो नेता हैं, वो उनके बीच में किसी के साथ बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई नहीं है। ये हरियाणा की पॉलिटिक्स का उस तरीके का हिस्सा नहीं है जैसे अशोक तंवर, किरण चौधरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं। इस वजह से वो ऐसी कोई बात कह सकती हैं, लेकिन क्या ऐसी कोई बात हरियाणा का कोई कांग्रेसी कहता हुआ आपको दिखाई दिया पिछले दिनों में? बीच में छेड़ने वाले बयान जरूर आ जाते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से आ जाए, अशोक तंवर की तरफ से या किरण चौधरी जी की तरफ से। कोई ऐसा चुभने वाला चुटीला सा बयान किसी के बारे में जरूर बीच बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन नियत के साथ सारा को इकट्ठा करने की कोशिश, मुझे उम्मीद थी कि शायद कुमारी शैलजा जी एक अपनी सीनियरिटी की वजह से, एक वरिष्ठ नेता होने की वजह से शायद वो कोई एक कोशिश कभी करें, लेकिन उनकी तरफ से भी नहीं। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक सुलझे हुए नेता है, वो कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर किसी तरीके से ले आए किसी रूप में, लेकिन वो कहीं अपनी दुनिया में गायब हैं। मुझे लगता है कि हार मान ली है हरियाणा कांग्रेस ने, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। देश में जो उनकी बुरी हार हुई है, बहुत बुरा उनका हाल रहा है 4 महीने पहले, उसके बाद हरियाणा के कांग्रेसियों ने अपने हथियार डाल दिए हैं। उनको लगा ही नहीं है कि वो हरियाणा में कोई वापसी कर सकते हैं। ये लोगों के लिए नुकसानदायक है, लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। हरियाणा के कांग्रेसी हमें सुनाई ही नहीं देते कब उन्होंने कोई पिछला मुद्दा उठाया था, कब वो सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरे। एक दूसरे के खिलाफ जरूर उतर सकते हैं,
भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई ऐसे आयोजन करेंगे जिससे उनको कोई कमान मिल जाए, अशोक तंवर ऐसे करेंगे जिससे उनकी पकड़ बनी रहे, उनका पद बना रहे। लेकिन हरियाणा सरकार के खिलाफ, हरियाणा के लोगों के हित में हरियाणा कांग्रेस गायब है। 10 साल तक सरकार किया, तब सब लोगों के पास काम था, सब लोग सक्रिय थे, सब लोगों को हरियाणा के लोग चाहिए थे। लेकिन 5 साल से मुझे अफसोस है कि हरियाणा के कांग्रेसी गायब हैं। इसका नुकसान हमारे जैसे नए दलों को भी हो रहा है, क्योंकि सत्ता को चुनौती सिर्फ हम दे रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन हमें भी विपक्ष की पूरी ताकत चाहिए। अगर कांग्रेस के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो ये इस तरीके से भाजपा का जो घमंड आज हमें बार बार दिखता है, जो गुरूर दिखता है, वो नहीं होता। ठीक है, आपसे मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा दीपकमल जी कि जेजेपी की भूमिका को किस तरीके से हरियाणा की राजनीति एक्सेप्ट कर रही है, और जवाहर यादव जी से भी इसका जवाब लूंगा मैं। एक रिएक्शन जवाहर जी, जरा मैं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, पहला रिएक्शन तो मैं कांग्रेस पर ही ले रहा हूँ, चूंकि सबसे लिया है कांग्रेस का रिएक्शन, तो आपसे भी कांग्रेस पर ही रिएक्शन कि आप तो खुले मंच से एक्सेप्ट भी किया जा रहा है कि हाँ गुटबाजी तो है। साकेत जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी आज की नई बात नहीं, काफी समय से है। और इनकी गुटबाजी का तो रूप साकेत जी दिल्ली की सड़कों पर खून खराबे में दिखाई दिया गया। कभी कुर्सियां बरसाई जाती हैं, कभी लाठी की बरसाई जाती है। अपने नेताओं के खिलाफ बोलता है, इनके नेता अपने अध्यक्ष के खिलाफ बोलते हैं। इनका ध्यान जनता की आवाज को, जनता के मुद्दों को उठाने की बजाय खुद के स्वार्थ के उठाने में लगाए रहे। अशोक तंवर की बात रही, उनको हटाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा जी लगातार संघर्षरत हैं, वो उनके बीच की लड़ाई है। लेकिन इन दोनों ने कभी भी हरियाणा की जनता के मुद्दों की लड़ाई नहीं उठाई। आलम ये भी है गुटबाजी का, बड़े दल जितने भी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी भी इससे छूटती नहीं है। थोड़े दिन पहले भी आप देखिए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, राव नरवीर जी और राव इंद्रजीत सिंह के बीच की भी गुटबाजी काफी रही गुड़गांव के अंदर। ठीक है, थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी की यात्रा के अंदर भी लोगों के आपस में गुटबाजी का लठ बरसाए गए। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी पर भी सवाल करूंगा। संदीप जी, एक रिएक्शन जरा जेडी सिंह जी का ले लेते हैं। जेडी सिंह जी का एक रिएक्शन लेते हैं। जेडी सिंह जी, आपने तीनों ही पार्टियों को सुना, तीनों ही पार्टियों के प्रवक्ता ने बताया कि सबसे बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही है, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है इस विधानसभा चुनाव के मार्फत। देखिए साकेत जी, मेरे को वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनकी बात इतनी समझ में नहीं आई, लेकिन दोनों बाकी वक्ताओं की बात मेरे को समझ में आई है जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मसला है, ये कांग्रेस के नेताओं को एक होने की बात का है, ना कि गुटबाजी का। गुटबाजी और एक मतलब एक होना तो तभी, एक तो तभी हुआ जाता है ना, एक तो तब हुआ जाता है, एक तो तब हुआ जाता है जेडी सिंह साहब जब अलग अलग हो। इसका मतलब मौजूदा दौर में अलग अलग हैं, तो अलग अलग हैं तभी तो गुटबाजी है ना। उनका सुनिए, उनका कहने का मतलब ये है कि एक मंच पे आकर सबके सब लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ा सारा कार्यक्रम का आयोजन हो तो सभी नेता एक जगह इकट्ठे हों, लेकिन सब नेताओं की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। वो जहां वो ताकतवर हैं वो वहां प्रदर्शन करेंगे, जहां दूसरा ताकतवर है वो वहां प्रदर्शन। इसी को तो गुटबाजी कहते हैं, जब हर नेता की अपनी अपनी पॉलिसी हो जाती है और वो पार्टी की पॉलिसी से आगे निकल जाते हैं। यही तो गुटबाजी होती है जेडी सिंह साहब। नहीं, ये गुटबाजी वाला देखिए। और रही बात दूसरी, जनाब ये जैसे कह रहे हैं कि सरकार को घेरने की बात है, नहीं मैं तो पूरा मौका दूंगा जेडी सिंह साहब, पूरा मौका दूंगा। आप जवाहर यादव जी को भी काउंटर कीजिएगा, दीपकमल जी को भी कीजिएगा, संदीप जी को भी काउंटर कीजिएगा। मुझे इतना बता दीजिए, 13 लोगों की एक कमेटी बना दी गई पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से, ये दबाव की राजनीति है या अलग होने की एक और कोशिश है, अलग होने की तरफ एक कदम उठाया जा रहा है? देखिए ऐसा है, वो जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने अपनी मतलब उन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। अब वो प्लेटफॉर्म किस संदर्भ में बनाया, बिना प्रदेश अध्यक्ष की मंजूरी के कांग्रेस की कमेटी बन रही है अंदर। देखिए सुनिए, वो ये भी हो सकता है कि जो मैनिफेस्टो बनना है कांग्रेस पार्टी का, उस मैनिफेस्टो में वो अपनी तरफ से कोई बातें रखना चाहते हो, वो उनकी अशोक तंवर की रजामंदी से बनी है ये कमेटी। व्यक्ति अपने आप को और अपने, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में इस तरह की कमेटी का कोई भी आज तक ना कोई सिस्टम अभी तक आया है, उन्होंने कोई बनाया है। जब तक वो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आकर बात नहीं करते तब तक
तब तक उनकी कमेटी है नहीं है, किस आधार पे है, इन चीज़ों का कोई मायना नहीं है। चलिए देखिए, कांग्रेस के भी कितने मायने हैं वो बहुत मुश्किल से, सुष्मिता देव जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह की बातें आगे बढ़ती रही तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़े से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद काउंटर एक दूसरे का लेंगे, अलग अलग दलों के बीच में किस तरह की गुटबाजी, खेमेबाजी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। सीधे चर्चा का रुख करते हैं और जवाहर यादव जी, सवाल एक जेडी सिंह साहब भी पूछ रहे थे, संदीप गोयल साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे कि आप अगर कांग्रेस की गुटबाजी की बात कर रहे हैं तो आपके राव इंद्रजीत, राव नरबीर और राव इंद्रजीत का मुख्यमंत्री को लेकर के स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें भी गुटबाजी की तरफ ही इशारा कर रहा है। ये संदीप गोयल और जेडी सिंह साहब का सवाल था। इसलिए सवाल का कोई अर्थ नहीं है, ये भी जानते हैं, परंतु जब अपने पर्सन नहीं होते तो ऐसे पर्सन होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जब राव इंद्रजीत जी चुनाव लड़े तो राव नरबीर ने उनके लिए मेहनत की थी, और आज तक हमारे किसी भी नेता का, चाहे राव इंद्रजीत का चाहे राव नरबीर का, एक दूसरे के विरोध में दिया गया कोई बयान मुझे दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो हमें इसकी मदद नहीं करेंगे, या ये हमें एक दूसरे को हम पसंद नहीं करते। कोई भी एक बयान दिखा दीजिए। आप तो जनता टीवी है, आपके इस पे रिकॉर्ड पे सारी चीजें रहती है, जब ऐसा कोई बयान आएगा उस पर टिप्पणी कर लेंगे। तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि हमारे यहाँ गुटबाजी है, नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कोई मना करता है क्या कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? सभी स्वागत के। राव इंद्रजीत जी 10 बार कह चुके कि क्या नाम है, सीएम साहब ने बहुत अच्छे काम किया। जब वो यात्रा होगी कल, गुरुग्राम में कल यात्रा आ रही है, खुद राव इंद्रजीत जी उसमें रहने वाले हैं। उसके अलावा क्या किसी ने ये कहा है क्या कि हम अपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते? जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है सरकार के नाते, वो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का सम्मान करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष का सब सम्मान करते हैं। तो हमारे यहाँ ये लड़ाई कहाँ पर है? कोई किसी को ये कहता है कि मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ, परंतु कुछ कहने के लिए विरोध वाले मित्र कहते हैं, आज उनके पास सरकार को घेरने के लिए विषय नहीं है। एक मैं अपने मित्र दीप कमल जी का उत्तर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और केवल जेजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। निश्चित रूप से जेजेपी ने विपक्ष की भूमिका निभाई, पर वो इनेलो के अंदर निभाई कि देवीलाल जी के विचारों को कैसे खत्म किया जाए। देवीलाल जी ने, ये मैंने नहीं तय किया, ना दीप कमल जी ने तय किया। ये कहते हैं हम देवीलाल जी के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं। देवीलाल जी ने ही ओम प्रकाश चौटाला जी का चयन किया था, वो अभय चौटाला जी ने नहीं किया। तो जिनका चयन ही देवीलाल जी ने किया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज श्री ओम प्रकाश चौटाला है, उसके सामने विपक्ष की भूमिका निभाने में निश्चित रूप से जेजेपी के नेताओं ने काम किया है, और उस नाते तो मैं मानता हूं कि उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई। उसके अलावा कहीं सरकार के तंत्र में वो कहीं नहीं थे। जब इन्हें लोग कार्यक्रम करती थी SYL को लेकर, वो सही है गलत है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर उनके नेता उसमें नहीं होते थे। आज संदीप गोयल जी उसके गवाह है और जनता टीवी उसकी गवाह है कि उन्होंने अपने चैनल पे सब चीजें निभाई है। तो अभी भी जेजेपी ने जो भूमिका निभाई है विपक्ष की, वो कुल मिला के देवीलाल जी ने जरा दीप कमल जी से इसका जवाब ले लेते हैं। देवीलाल जी ने चयन किया श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का, और ओम प्रकाश चौटाला जी को चुनौती देने में भूमिका निभाई है वो जेजेपी ने निभाई। दीप कमल जी, दीप कमल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ साकेत, अभी आवाज आई आपकी वापस जी, मुझे बीच में नहीं आ रही। काउंटर करना चाहेंगे आप जवाहर यादव जी को? देखिए साकेत, मुझे नहीं लगता कि क्यों पिछले साल की जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की घटनाएं थी उनको आज के दिन भी याद करके और याद दिला के जवाहर यादव जी अपनी जो एक इनकी ये सरकार की कहते हैं कि विकास आधारित और लोगों को एक हरियाणा में एक आधारित सरकार चली है और उसके आधार पर सत्ता में जा रहे हैं और उसी आधार पर चाहते हैं कि वोट डलें और चुनाव में उसी बारे में ही बात हो। मुझे नहीं पता क्यों इतने बेचैनी परेशानी है कि जेजेपी और दुष्यंत चौटाला का नाम आते ही कभी पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं या कोई और चीजें उखाड़ी जाती हैं। आप आज के दिन की चर्चा क्यों नहीं करते जब राजधाना में मुख्यमंत्री की यात्रा के सामने एक शख्स अपने आप को आग लगा लेता है, 4 लोग झुलसी हुई अवस्था में इस वक्त सोनीपत के
सिविल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने मुझे नौकरी दिलवाने का, बेटों के लिए नौकरी दिलवाने का वादा किया था। आप 4 दिन पहले की बात नहीं, 14 दिन पहले की नहीं, 24 दिन की नहीं, आप 1 साल पहले की बात लेकर जाएंगे। और ये हरियाणा की जनता तय कर रही है, और उन्होंने तय कर लिया है कि उस प्रकरण में जो इनेलो के बीच हुआ पिछले साल, उसमें कौन सही था कौन गलत था, वो मसला इनेलो और जेजेपी के बीच का है। और उसमें लोग शामिल हो रखे हैं, लोग उसमें अपना वोटों के जरिए और विभिन्न अलग मंचों के जरिए अपनी बात रख रहे हैं, अपना दे रहे हैं कि उसमें अभय सिंह चौटाला सही थे या दुष्यंत चौटाला सही थे। मुझे ये लगता है कि जो आज के दिन, अब अगले चुनाव की जो बात है ना, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का, जैसे आपने जिक्र किया था, कांग्रेस पार्टी ने एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका बिल्कुल भी नहीं निभाई। और ये उनकी तरफ से धोखा है आम लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो भले ही उन्होंने उनको सत्ता में नहीं बैठाया, लेकिन 15 विधायक भी दिए थे, जो नहीं जीते थे विधायक उनको भी वोट दिए थे, सांसदों के उम्मीदवारों को भी वोट दिए थे, उनको आज भी अपने यहाँ बुलाते हैं, कार्यक्रमों में सारे काम करते हैं। ये कांग्रेस की विडंबना है, जिसने पूरे देश में ही लोकतंत्र को खतरे में डाला है और बीजेपी को तानाशाह होने का मौका दिया है। ये बीजेपी अपनी मेहनत कर रही है, हर पार्टी करती है अपने विकास के लिए। मैं बीजेपी का उसमें कोई दोष नहीं मानता, जवाब दे दीजिएगा, लेकिन कांग्रेस जरूर रिएक्शन ले लेता हूं, उसके बाद जवाहर जी आप जवाब दे दीजिएगा। संदीप गोहित साहब, आपने भी भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी की तरफ इशारा किया, जवाहर यादव ने सिरे से खारिज किया, आप क्या कहना चाहेंगे? जवाहर यादव जी के मना करने से कुछ ये नहीं कि वो चीज़ें सत्यापित हो जाती हों। ये हरियाणा के अंदर आप लोकसभा चुनाव से पहले भी देख लीजिएगा, इनके विभिन्न स्तर के ऊपर इस प्रकार के आयोजन होते रहे, जिसमें से गुड़गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी के फंक्शन में राव इंद्रजीत जी ने खुलेआम कहा था, और इनके सांसद तो ऐसा हाल हो गया था कि इनकी पार्टी का कि इन्होंने लड़ने से भी मना कर दिया था। कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बदल गई, राष्ट्रीय हित में राष्ट्रवाद का नारा लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। अब उन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई पार्टी के अंदर गुटबाजी पहले नहीं थी। इनके मंत्री विभिन्न स्तर पर भी कहते रहे कि हम अपने आप को ही सबसे ऊपर मानते रहे थे, जैसे अनिल विज जी के बारे में भी जिक्र हुआ। इस प्रकार से विभिन्न नेताओं ने पहले भी काफी किया था। और गुटबाजी का आलम केवल ये नहीं है कि एक ही पार्टी इनकी पहली बार सरकार बनी है, अभी इनको सत्ता सुख भोगा है। समय समय के साथ ये गुटबाजी का दौर इनके अंदर ज्यादा फैलेगा। आप आने वाले कुछ समय पहले की बात देखिए, कैथल के अंदर इनके जब प्रोग्राम चल रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा में, वहां लाठीचार्ज करना पड़ता, आपस में लोग भिड़ रहे हैं, चाहे वो गुल्ला चीका की बात हो, वहां पर विधायक के उस पर गुटबाजियां होती हैं। मतलब ये इनका एक आम ढांचा है, उसमें ये लोग भी इस प्रकार, इससे छूत नहीं है, ये लोग भी इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। गुटबाजी का शिकार तो ये भी हो चुके हैं। ठीक है, जेडी सिंह साहब, ऐसे चीजें नहीं बदल जाएंगी क्योंकि हम पाक साहब हैं, बाकी हर जगह गुटबाजी है। अब अगर हम एक और मैं आपको बताऊं साकेत जी, राष्ट्रीय स्तर की भी गुटबाजी ले लीजिएगा, जिस प्रकार से कांग्रेस की बात रही सुष्मिता देव की, तो मैं राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो सबको पता था, मुरली मनोहर जोशी जी खिलाफ थे, आपके ये यशवंत सिन्हा जी खिलाफ थे, जसवंत सिंह खिलाफ थे, लालकृष्ण आडवाणी जी खिलाफ थे, सभी के, शत्रुघ्न सिन्हा खिलाफ थे। भारतीय जनता पार्टी कहाँ गुटबाजी से छूत है? भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर काफी समाज। ठीक है, मौजूदा दौर की राजनीति की बात करते हैं। जेडी सिंह साहब, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार दोगे तो एक तो जननायक जनता पार्टी ये कह रही है कि मजबूत विपक्ष की जो भूमिका कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, वो कांग्रेस आपसी जोड़तोड़ में ही, आपसी कलह में ही उलझी हुई है कि वो मुख्य विपक्ष पार्टी का या फिर विपक्षी एक पार्टी की भूमिका निभा नहीं पा रही है। साकेत जी, ये आपकी जो बात है इसका मैं उत्तर बाद में दूंगा। पहले मैं एक बार जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जवाहर यादव जी ने कहा है जी कि पहले कि हमारे यहाँ पे कौन कहता है कि हमें ये पसंद नहीं है और ये नापसंद है, तो मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन सा ऐसा बयान कांग्रेस के किसी नेता का देखा कि मुझे अशोक तंवर जी पसंद नहीं है? सभी को अशोक तंवर जी पसंद है, चाहे वो कोई भी हरियाणा का नेता हो कांग्रेस का, वो उनको अपना नेता मानता है। रही बात दूसरी, ये अभी आपने जो है गुटबाजी वाली बात कही और आपने कहा कि मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मानता, आपके नेता ऐसा नहीं बोलते हैं, तो मैं आपको याद दिलवा दूं कि अनिल विज जी ने सरेआम टेलीविजन में ये बयान दिया था, टीवी पे अखबारों में ये बयान दिया था कि मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानता हूं और मैं स्वयं एक मुख्यमंत्री हूं। और एक ये ही नहीं, और यहाँ आपके जो भारतीय जनता पार्टी का आज की स्थिति है, आप ये जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हो, इस आशीर्वाद यात्रा में भी हर जगह आपकी, हर हल्के में आपकी गुटबाजी जो है वो सड़कों के ऊपर उतर आई है। आप लठम लठ हो रहे हो, एक दूसरे के, आपने रक्त बहा दिया सड़कों के ऊपर, अभी भी आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हो। और रही बात तीसरी कि जैसे अभी ये कह रहे थे, जैसे जनाब आपने कहा था
कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका की बात थी, तो मैं पहली बात तो इनको याद दिला दूं कि विपक्ष ना होते हुए भी कांग्रेस सेकंड विपक्ष था, उसके बावजूद भी हमने ये पूरा तन मन धन से पूरा संघर्ष किया है, भारतीय जनता पार्टी की सारी कमियों को उजागर किया। लेकिन भूल गए हमारे जेजेपी के प्रवक्ता साहब, ये भी सरकार के अंदर विपक्ष की भूमिका तो निभाते रहे, परंतु इनकी 50 फोटोज ऐसी वायरल हुई कि इनके जो पार्टी हाईकमान के जो हेड थे वो मुख्यमंत्री जी के साथ एक मेज के ऊपर बैठ करके खाना खाते थे और डॉक्टर अशोक तंवर जी उसी विधानसभा के बाहर खड़े होकर के धरना प्रदर्शन किया करते थे। क्योंकि ये सत्ता में, इनको तो याद ही नहीं है कि ये विपक्ष में थे या ये सत्ता में थे, इसलिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं इस तरह। ठीक है जवाहर यादव जी, आपसे शुरू करता हूँ, आपके जवाब से शुरू करता हूँ। जेडी सिंह साहब एक सेकंड, जेडी सिंह साहब एक सेकंड। ठीक है जवाहर यादव जी, देखिए लोकतंत्र की समझ देखिए, मैं तथ्यों पे बात करना चाहूंगा। लोकतंत्र की समझ देखिए कि इनको दिक्कत यह है कि दो पक्ष विपक्ष के लोग एक साथ खाना नहीं खाते। अरे कोई भारत पाकिस्तान का झगड़ा है क्या? हम मुद्दों की लड़ाई करते हैं, एक दूसरे का वैचारिक विरोध करते हैं। कोई कांग्रेस की संस्कृति पे लट्ठम लट्ठा होना है क्या? अगर मान लीजिए हमारे हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री के साथ खाना खाया हो, अरे एक मिनट मैं आपकी बात करूंगी, आपके बीच में नहीं आएगा। देखोगे तभी अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं आया, प्रदर्शन कर रही है। अरे सुनना सीख लो। कितनी बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया हमारे ऊपर, आपने कितनी बार लाठीचार्ज करवाया हमारे ऊपर? बोल पाऊंगा। देखिए लोकतंत्र में, आप लाठीचार्ज लोकतंत्र में आज हमारे ऊपर करवाया आपने, वाटर कैनन का इस्तेमाल कितनी बार आपने किया? सिंह जी एक बार मैं मेरे बाद में मुझे ज्ञान दे देना। आज भी मेरे ऑडियो में ऐसी, मोबाइल में ऐसी वीडियो है जिसमें अरुण जेटली जी जब राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता होते थे, उनके जन्मदिन पे आनंद मोहन शर्मा जो कि समय कांग्रेस में मंत्री होते थे, वो उनके जन्मदिन पे आके वहां खाना खा रहे हैं, उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी का, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इन्हें लो, हमारा विचारों का मतभेद होता है, दोस्ती और मित्रता सब में होनी चाहिए। ये लोकतंत्र कहता है। अगर आप ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो जेडी सिंह मैं भी नहीं बोलने दूंगा, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। मैं आपसे ज्यादा शोर मचा सकता हूँ सत्ता में, आपको तो सिर्फ भैया, मैं आपसे ज्यादा शोर मचा सकता हूँ। मैं आप दीप कमल जी का उत्तर देना चाहता हूँ। कौन रोक रहा है? मैं आप दीप कमल जी का उत्तर देना चाहता हूँ। शोर तो अरे भैया जब कुछ कहने के लिए आपके पास जी आप इन्हें टोकेंगे नहीं, फिर मुझे कहेंगे जी क्या बोलते हैं। ठीक है जवाहर जी बोलिए। देखिए ठीक है जेडी सिंह साहब सुन लेते ना, जेडी सिंह साहब जरा सुन लीजिए, मैंने कांग्रेस को पूरा सुन लीजिए जेडी सिंह। जेजेपी पे आ गया। जेडी सिंह जी जब आपके पास आपका था तब तो आप कितने हल्के तर्क दे रहे हैं कि कोई दो नेता बैठकर खाना खा रहे हैं। अब आप बीच में डिबेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप अपने समय का आपने सही इस्तेमाल किया नहीं, अब आप डिबेट में किसी को ये कांग्रेस की स्थिति हो गई पूरे देश में, पूरे हरियाणा में साथ दे रहे हैं। ठीक है जेडी सिंह साहब एक सेकंड होल्ड कर लीजिए, जरा सुन लेते हैं ना। और आप कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी, जेडी सिंह साहब एक सेकंड होल्ड, बिना आधार की बातें कर रहे हैं। ठीक है जवाहर जी आप काउंटर कर रहे थे दीप कमल जी का। अब दीप कमल जी ने कहा कि जो यात्रा के बीच में एक व्यक्ति आया, उसने आग लगा ली, उसने इस आधार पे आग लगाई। वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री ने नौकरी नहीं दी। देखिए किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना दुर्घटना होना वो गलत है, परंतु मुख्यमंत्री का काम नौकरी देना है क्या? क्यों दे मुख्यमंत्री नौकरी? यही तो आज तक हरियाणा में होता था कि जो बंद हुआ, वो मैंने पूरा वीडियो देखा जो दीप कमल जी ने मैं डाला हुआ था, वो भी मैंने सारे देखे। वो एक कहते हैं जी मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी का कोई उन्होंने कहा कि मैंने कोई रोल नंबर दिया या मुख्यमंत्री जी ने कोई पर्ची पकड़ी। आज तक होता ही आ रहा था कि मुख्यमंत्री विकास की जगह नौकरियों की बार्गेनिंग करते थे। इसी के कारण आज हरियाणा के दो बड़े नेता जेल में सजा याफ्ता कैदी के रूप में इसीलिए कि उन्होंने योग्यता को इग्नोर करके हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। आप अपने आप को जला लो, आपके साथ इस नाते कोई सहानुभूति नहीं है कि आप ये कहो कि मेरे बच्चों की नौकरी नहीं लगी मैंने इसलिए जला लिया। और यही नहीं किया उस व्यक्ति ने, जब उसमें आग लगी तो जो आसपास लोग उसकी मदद के लिए उनको भी पकड़ के जला दिया 4 लोगों को। और ये कहते हैं कि इसके साथ सहानुभूति, ठीक है वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने चाहिए, वो अच्छे जल्दी से जल्दी वो अच्छे होने चाहिए, परंतु जिस मुख्यमंत्री ने पर्ची पकड़ने की खर्ची की परंपरा, ठीक है जरा दीप कमल जी भी काउंटर कर रहे हैं आपको। जवाहर जी दीप कमल जी का काउंटर ले लेते हैं। ठीक है जवाहर जी एक सेकंड, जवाहर जी एक सेकंड। ठीक है दीप कमल जी, अगर आप राठौड़ा गांव के राजेश नाम के उस व्यक्ति की सारी बातों के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं तो आप जवाहर जी ध्यान से सुनिए। उसने ये कहा है
कि मुख्यमंत्री जी से मैं 2016 में मिला था और उनसे बच्चों के लिए नौकरी मांगी थी, तब मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा था कि जब सरकारी नौकरी निकले हरियाणा सरकार की तब मेरे पास आना और मैं तुम्हारे 2 बच्चे लगवा दूंगा। ये उस व्यक्ति का बयान है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जिसका आधा शरीर जला हुआ है, जिसको पता नहीं है कि वो बचेगा कि मरेगा। उस अवस्था में अगर कोई इंसान कोई बात कह रहा है तो वो 100% सही माने जाने चाहिए कि मुख्यमंत्री जी ने उसको कहा था कि जब सरकारी नौकरी निकलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, जब मुख्यमंत्री कोई ऐसा बयान जब तक उसके तथ्य नहीं मिलते ऐसा बयान मान्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का निकलेगी तब मेरे दीप कमल जी और जवाहर यादव जी, आप दोनों चूंकि स्काइप से जुड़े हुए हैं, तो स्काइप से अगर दोनों लोग बोलेंगे तो फिर आवाज में डिस्टरबेंस होगी, इसलिए एक एक करके जरा काउंटर मैं कीजिए। आपको जला देता हूँ और मैं दीप कमल जी पे कोई भी आरोप लगा के मर जाता हूँ तो वो सही मान लिए जाएंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? पार्टी के कार्यकर्ता, वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है, वो भी मर जाता हूँ और दीप कमल जी के नाम कुछ भी नहीं नहीं जवाहर यादव जी, आप ऐसा मत कीजिए, बहुत लंबी जिंदगी हो आपकी। और अरे किसी चीज का आप एक मुख्यमंत्री ने योग्यता के आधार पर नौकरी दी, ठीक है जवाहर जी, जी मुख्यमंत्री ने नौकरी नहीं लगाई, इसका मतलब कहीं ना कहीं पारदर्शिता को बढ़ावा दिया। इसका मतलब उन्होंने ये तो माना ना कि मुख्यमंत्री ने कहीं हस्तक्षेप नहीं किया। आप जवाहर जी एक बार जरा दीप कमल जी को सुन लीजिए, वो कुछ कह रहे हैं, उसके बाद संदीप जी आपके पास आता हूँ। तो मैं फिर से मेरी बात पूरी कर लूं। जवाहर जी उसी बयान में अगले सेंटेंस में उसी शख्स ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने 2016 में मुझे कहा था कि जब नौकरी निकलेगी तब आना और मैं तब आपके 2 बच्चे लगा दूंगा सरकारी नौकरी। जब आप उसके एक सेंटेंस को सही मान रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस को भी तो सही मानिए। क्या ये गंभीर नहीं है कि मुख्यमंत्री ने उसे कहा था कि आना और मैं नौकरी लगा दूंगा? तो ये भी तो आप मानिए ना। मैंने इस घटना का जिक्र इसलिए किया था कि आप हमारी पार्टी के पिछले साल के घटनाक्रमों का जिक्र कर रहे थे और आज की कोई चर्चा नहीं। चलिए इसको एक तरफ आप रख भी ले। थानेसर में पिछले सप्ताह क्या हो रहा था? रात के समय सुभाष सुधा जी के मंच पर क्या हो रहा था? वो कौन सी संस्कारी बातें हो रही थी और कौन सा विकास हो रहा था वहां पर? जो युवक वहां पर मुख्यमंत्री के नेता तो बोलते ही उनके बारे में। मुझे मालूम है सपना चौधरी के बारे में दिग्विजय ने क्या टिप्पणी की थी, मुझे मालूम है। सपना चौधरी दिग्विजय ने क्या टिप्पणी की थी, मुझे मालूम है। ठीक है, जरा संदीप गोयल जी को सुनते। संदीप गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड में आप दोनों को रोक रहा हूं जरा। दीप कमल जी आपको भी, जवाहर जी आपको भी। संदीप गोयल साहब, संदीप गोयल जी, क्या टिप्पणी की थी वो पूरा हरियाणा जानता है। संदीप गोयल जी बोलिए। आपने सुभाष सोनीपत के युवक के राजेश के साथ जो रामधाना गांव का है, उसके साथ जो आज घटना घटित हुई, उसको लेकर जो जवाहर यादव जी का जो बयान आया हुआ है, वो एक चीज बड़ी स्पष्ट करता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग सत्ता के नशे में इतने ज्यादा चूर हो चुके हैं कि ये अपनी मानवीय संवेदनाएं भूल चुके हैं। इनका उस व्यक्ति के प्रति कुछ संवेदनाएं नहीं है जो जीवन और मौत के बीच में खड़ा है आज के दिन। और जो बात इन्होंने कही कानून की, क्या मरने वाला इंसान कि उसकी बात पे गौर फरमाए नहीं फरमाए, तो शायद जवाहर यादव जी को जवाहर यादव जी सुनिए आप, जवाहर यादव जी सुनिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। जवाहर यादव जी सुनिए, जवाहर यादव जी मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने बताया मुख्यमंत्री किसी को नौकरी नहीं देता। जवाहर यादव जी मुख्यमंत्री जी के बारे में आपने कहा कि मुख्यमंत्री किसी को नौकरी नहीं देता, तो विभिन्न मंचों के ऊपर, विभिन्न मौकों के ऊपर, विभिन्न घटनाओं के ऊपर, विभिन्न प्रकार के एजुकेशन के अंदर मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणाएं की जाती है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अगर कोई देहांत हो गया, कोई ट्रेजेडी होगी, शहीद हो गया, तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से कहा जाता है कि नौकरी दी जाएगी। तो आप ये कह नहीं सकते कि मुख्यमंत्री का काम नौकरी नहीं देने का होता। अगर जवाहर यादव जी मुख्यमंत्री जी का काम नौकरी देने का नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये वादा और ये यकीन क्यों दिलाया गया सोनीपत के युवक को कि आपके 2 बच्चों को नौकरी लगा देंगे? वही बात आपने कही कि इस प्रकार के व्यक्ति की जो बयानबाजी है वो कानून की नजर में नहीं सर्वमान्य है। शायद जवाहर यादव जी आप सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट भूल गए। मरने वाले आदमी जो भी बयान देगा उसको सही माना जाएगा। ये कानून के अंदर लिख रखा है सेक्शन 32 के एविडेंस एक्ट के अंदर कि मरने वाले आदमी के जो मौत के नजदीक खड़ा है और वो जो बयान देगा वो बयान उसके काबिल गौर होगा और उस पर विश्वास करने के लायक माना जाएगा। उसके साथ जो तथ्य जोड़ने की बात आई, वो तथ्य अगले ने कह रखी है कि मेरे को 2 बच्चों को 2 नौकरियां देने। चलिए, लगातार इस तरह की सरगर्मी तो अब आगे आने वाले दिनों में देखी जाएगी। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए।
आगे भी मिशन विधानसभा 2019 का ये कार्यक्रम भी जारी रहेगा। तैयारियां हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे उनकी तैयारियां चल रही है और कहां से किस तरह के बयानबाजी का एक दौर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज की पेशकश में बस इतना ही। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।